नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यूपी लेखपाल की आगामी परीक्षा के लिए ये ग्राम विकास और ग्राम समाज वाला टेस्ट नंबर 1 है और इस मॉक टेस्ट में कुल मिलाकर 50 एमसीक्यूज है। आइए शुरू करते हैं। और ये कहने के लिए 50 एमसीक्यूज है, यहाँ अगर आप जो प्रश्न दिए हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे तो एक प्रश्न में दो प्रश्न चिपके हुए हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन को ले लीजिए। और हाँ, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसका माध्यम चुन सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि क्या कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर इकट्ठा करना ही चकबंदी का पर्पस है। मतलब किसान के खेत जो थे पहले के समय में बिखरे रहते थे, कुछ यहाँ हैं तो कुछ नदी पार हैं, कुछ तालाब के किनारे हैं, ऐसे। और ऐसे में उनके खेतों की बर्बादी की गुंजाइश ज़्यादा होती थी। मतलब कोई दूसरा कब्जा कर लिया, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि उनके खेत हैं। और किसानों के घर का जो मामला था उसमें तो बड़ी समस्या थी। वो गाँव के जो घर के कागज होते थे ना, वो थे ही नहीं पहले। तो अब सरकार ने नया नियम लागू किया है, घरौनी लिखी जा रही है सबकी। तो वो घरौनी में हो क्या रहा है कि किसानों को जो उनका घर का कागज है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब जो ग्राम समाज की ज़मीन पर विकसित हो गए हैं तो उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, घर उलाटे जा रहे हैं। और जहाँ उनका वास्तविक कब्जा दखल है, जहाँ से उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं, वहाँ की उन्हें घरौनी दी जा रही है। तो ये अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ चकबंदी की बात कर रहे हैं। तो बताइए कि चकबंदी का यही पर्पज है कि कुछ और है। इसके अलावा प्रश्न में ये पूछा गया है कि आशा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है? आशा बहन जी, बताइए। तो प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान था। इसमें आप जानते ही हैं कि चकबंदी, चक की बंदी, अब वो क्यों की जाएगी? उसका मूल उद्देश्य है किसानों को फायदा पहुंचाना, उनकी जमीन को इकट्ठा रखना, बिखरने से बचाना। तो हाँ, ठीक है। और आशा का संचालन करने वाला जो मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को, अब यहाँ एक ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद कहा गया कि ज्यामिति या आकृति में, मतलब किस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप में बदला जाता है ताकि उसे नापना आसान हो। ठीक, जरीब सर्वेक्षण में कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप अख्तियार किया जाता है। और साथ में पूछा गया कि आगे ब्लैंक स्पेस है, ये राज्य सरकार का मामला है कि केंद्र सरकार का, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उस सरकार के पास भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की ताकत होती है। मतलब भूमि सुधार का कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा कि राज्य बनाएगा? अब इसमें देख कर बताइए। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें बी वाले को चुन लीजिए। देखिए, त्रिभुजाकार होता है क्षेत्र को, ये ट्रायंगुलर शेप में जब यहाँ पे नापा जाता है, मतलब इसमें बदल कर नापा जाता है तो आसानी होती है और राज्य सरकार के पास ये हक होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। लेखपाल खसरा तैयार करता है और अगले साल, मतलब अगले वर्ष की बात की जा रही है, किसको सौंप देता है वो आपको बताना है। खसरा तैयार करके वो किसको सौंपता है। और उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, कहा गया है कि को ग्राम समाज की मूल इकाई माना जाता है। किस चीज़ को ग्राम समाज की मूल इकाई माना जाता है, प्रश्न में इसका भी जवाब आपको देना है। तो लेखपाल किसको खसरा सौंपता है और किसको ग्राम समाज की मूल इकाई मानते हैं, जरा बताइए। देखिए, प्रश्न संख्या 3 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेखपाल जब खसरा तैयार करता है ना तो अगले साल रजिस्ट्रार कानूनगो को सौंप देता है। ठीक, तो इसमें रजिस्ट्रार कानूनगो जो है वो वाला आंसर सही होगा। और इसके अलावा आप देखिए कि जो परिवार है वो ग्राम समाज की मूल इकाई माना जाता है। तो इसमें सही विकल्प जो है वो आपका ये वाला होना चाहिए। ए वाला नहीं होगा इसलिए क्योंकि यहाँ खेती वाले क्षेत्र दे दिया है। परिवार ही तो मूल इकाई है। ग्राम समाज जो है या ग्रामीण समाज जो है उसमें सबसे छोटी और मूल इकाई परिवार होती है। बहुत सारे परिवार मिलकर टोला या पड़ोस बनाते हैं और उसके बाद उससे गाँव बनता है, पट्टियाँ बनती हैं। तो ऐसे पूरा गाँव डेवलप हुआ है, ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायत का जो पूरा सिस्टम है उसमें किस स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि सहरिया जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है। 2 प्रश्न एक साथ चिपके हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब ये जो 4th क्वेश्चन है इसका ए वाला ही सही होना चाहिए क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। और आप जानते ही हैं कि सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखें। जो हमारी रूरल सोसाइटी यानी ग्रामीण समाज है वो किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ को दर्शाता है। और साथ में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे कि हींग नगरी या हींग सिटी कहा जाता है। अब इसमें आप बताएं, दोनों ही दे रखा है। प्रश्न संख्या 5 और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। देखिए, ग्राम समाज में सबसे मुख्य बात क्या होती है, परिवार ही उसकी मूल इकाई है और सरल लोग होते हैं।
सहज स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर सरलता होती है, भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं। गांव की यही खूबसूरती है, विशेष रूप से भारत के गांव जो कि उसकी आत्मा है। ठीक, तो इसमें सरलता होना चाहिए। अच्छा, हींग नगरी जो है ये हाथरस को कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली, अब यहाँ कौन सी ये फसल है उसको आपको बताना है कि इस फसल का उपयोग पेंट बनाने के लिए किया जाता है। जब पेंट किया जाता है ना, उसमें इसको डाला जाता है। और साथ में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदाताओं वाला जो संसदीय इलाका है, मतलब संसदीय क्षेत्र है, वो कौन सा है? तो इसमें दोनों ही विकल्प दे रखे हैं, अलसी दिया है और गाजियाबाद दिया है, मतलब लाइन सीड जिसको कहा जाता है। इसके अलावा इंडिगो और गाजियाबाद है, इंडिगो और प्रयागराज है, और लाइन सीड और प्रयागराज है। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये जो अलसी है ना, इसको गांव में तीसी बोलते हैं। ये बड़ी चिपचिपी होती है और इसमें तेल होता है, तिलहन के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अलसी और गाजियाबाद चिकनापन ले आने के लिए और स्थायी टिकाऊपन ले आने के लिए पेंट में इसको डाला जाता है। मतलब इसकी सहायता से पेंट आसानी से छूटता नहीं है, मतलब इसको डाल देने से पेंट स्थायी हो जाता है। बाकी गाजियाबाद जो है, इसमें संसदीय क्षेत्र मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है। अब इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान ये बनारस में है, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यानी पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान वो बरेली में है। अब इसमें से कुछ गलत है या फिर कोई गलत नहीं है, ऐसा भी विकल्प दिया हुआ है। तो ये जो 7वां क्वेश्चन है इसका डी ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए जो शर्करा संस्थान मतलब शुगर इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में ही है। बाकी सब्जी अनुसंधान संस्थान आप जानते ही हैं बनारस में है, बरेली में आपका पशु चिकित्सा वाला, तो कुछ गलत नहीं है, तो हम डी वाले को चुन लेते हैं, नॉन ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कहा गया है कि एनिमल फॉडर बैंक हैज़ बीन सेटअप इन, कहाँ पर इसे सेट किया जाएगा? पशु चारा बैंक को। और ये कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज कितने %? ये 2011 का ही सेंसस अभी चलेगा परीक्षा में, जब नया वाला आ जाएगा 2023 में आने की संभावना है, तो उसको हम लोग लेकर चलेंगे। फिलहाल के लिए ये बताइए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका बी वाला सही होना चाहिए, क्योंकि झांसी में है पशु चारा बैंक, झांसी जिला है, और 2011 का जो सेंसस था उसमें महिला साक्षरता दर अगर उत्तर प्रदेश राज्य की देखा जाए, यहाँ प्रादेशिक पूछा गया है, तो वो 57.2% थी, यानी बहुत खराब स्थिति थी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार कितनी तरक्की हुई है, तो बी वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिए। कहा गया कि गोकुल अवार्ड जो है वो निम्नलिखित में से किससे रिलेट करता है या किस संदर्भ में दिया जाता है, और सहकार मित्र योजना ये कौन से वर्ष में शुरू की गई थी, इसको भी आपको बताना है। तो इसमें पेयर दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए होना चाहिए। देखिए गोकुल दुग्ध पुरस्कार जो है, या पुरस्कार जो ये कहा जाता है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल से वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका संबंध कहीं ना कहीं गाय से है, और जब गाय से है तो गाय का जो मेन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो दुग्ध उत्पादन होगा। और सहकार मित्र योजना का जो समय है वो 12 जून सन 2020 का है, तो इसमें जो विकल्प है वो ए वाला ही ज़्यादा सही होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखें। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैड गिवन एग्रीकल्चर स्टेटस टू फिशरीज, मतलब जो फिशरीज है उसको एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया गया, और कब दिया गया, मतलब कौन से साल में दिया गया, वो ईयर आपको बताना है। और साथ में ये पूछा गया कि इन उत्तर प्रदेश वीट इज सोन मेनली इन द मंथ ऑफ, उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई किस समय होती है? तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है, आप जानते हैं। अब इसमें बताइए कि वो किस सीजन में बोया जाता है। धान की फसल कटती है और थोड़ा ही बीच में गैप आता है, उसके बाद गेहूं बोना होता है, तो इसीलिए किसान पराली जलाने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि तत्काल जो धान के अवशेष हैं उनको उखाड़ फेंकने का कोई रास्ता उनके पास नहीं होता है। फिलहाल इसको देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। देखिए 2014 का जो समय था, मतलब इस समय मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया कि ये भी एक तरह की खेती है। किसकी खेती है? तो मछलियों की खेती है। और गेहूं की बुआई के लिए अक्टूबर नवंबर का जो सीज़न है वही होता है, मतलब अक्टूबर का समय है तो उसमें पहली बुआई होती है, और जिनका लेट हो जाता है वो नवंबर तक बोते हैं, तो ये इसमें होता है। इसमें आप देख लीजिए कि सी वाला जो इसका विकल्प है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले उत्तर प्रदेश के जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका चयन आपको करना है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज है। तो यहाँ दे रखा है सोनभद्र, देवरिया और ललितपुर, फिर इन्हीं का क्रम आगे पीछे करके दिया है, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, सोनभद्र, बलिया और देवरिया, और सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया। तो बताइए कि इसमें से ABCD में से सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी होना चाहिए, क्योंकि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कम ललितपुर में, उसके बाद देवरिया पड़ेगा, और फिर पड़ेगा बलिया, और बलिया के बाद तब कुशीनगर। अगर 5 का पूछता तो ऐसे हम क्रम से रखते। फिलहाल इसका बी वाला जो राइट आंसर है उसको चुन लेते हैं। इसके बाद देखते हैं 12वें को, तो यहाँ सेंसस 2011 पे ही चिपके हुए हैं सब लोग, और पूछा जा रहा है कि उसके डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जो
टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब शीर्ष 2 जिले हैं, उनका चयन आपको करना है। मतलब जो रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें हाईएस्ट 2 कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है बलरामपुर और मगहर यानी संत कबीर नगर, और बहराइच और फैजाबाद है, सिद्धार्थ नगर और फैजाबाद है, संत कबीर नगर और बहराइच है। बताइए इसमें 2 कौन से हैं। तो 12वां प्रश्न देख रहे हैं आप, इसमें ए वाला होना चाहिए क्योंकि बलरामपुर और संत कबीर नगर वाला विकल्प सही है। वैसे अगर हम देखें तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर संत कबीर नगर, उसके बाद तब पड़ेगा बहराइच, फिर सिद्धार्थ नगर और अंतिम में फैजाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं। यहाँ कहा गया कि राजस्व परिषद में कितने अनुभाग होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं। और साथ में ये भी पूछा गया कि जितने भी सेक्शन हैं ये राजस्व परिषद के कौन से कार्यालय से बिलोंग करते हैं, मतलब उसका ऑफिस आपको बताना है। तो इसमें विकल्प दे रखा है 17 और प्रशासनिक, 18 और न्यायिक, फिर प्रशासनिक न्यायिक और संख्याएं दी। तो देखिए 13वां जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो कि प्रदेश की राजधानी है वहाँ पे है राजस्व परिषद, और इसका जो प्रशासनिक कार्यालय है उसमें 19 अनुभाग हैं। और वैसे भी इसमें पहचानना आसान था क्योंकि राजस्व का मामला प्रशासन से जुड़ा हुआ है, न्याय से तो जुड़ा नहीं है, तो इसलिए न्याय वाला चुनना तो मूर्खता है। तो आराम से आप 2 विकल्प इसमें से एलिमिनेट कर सकते थे। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखिए। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना से संबंधित कार्य निम्नलिखित में से किस अनुभाग के द्वारा संचालित होता है। ये कौन सा अनुभाग है, मतलब कौन सा सेक्शन है, ये बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका डी होना चाहिए। सेक्शन नंबर 2 जो है उसमें ये सारे काम जो है वो संचालित किए जाते हैं, मतलब सारा जो फंक्शन है वो चलता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर इसमें निशान लगा लेते हैं, ये बी वाला सही है, माफ कीजिए 14वां जो है इसका डी वाला सही है, सेक्शन नंबर 2। इसके बाद अब 15वें की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोऑर्डिनेट्स द वर्क्स रिलेटेड टू 20 पॉइंट प्रोग्राम एंड दैट रिलेट टू फैमिली प्लानिंग। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम और इससे संबंधित कार्यों तथा इन सब का परिवार नियोजन से संबंधित कार्यों का समन्वयन करने वाला कौन सा अनुभाग है, मतलब इन सबको आपस में समन्वित करने वाला कौन सा अनुभाग है। तो सिर्फ आपको इसमें नंबर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो इसमें आप देखें सेक्शन नंबर 12 है, अनुभाग 12 वही होना चाहिए, तो हम बी वाले को पहले चुन लेते हैं। इसका बी वाला जो विकल्प है वो सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसमें कहा गया कि एक लाठा जो होता है उसमें कितने फीट होते हैं, ऐसे पैमाने आपसे पूछे जा सकते हैं। और 20 कंचवांसी जो होता है उसमें कितने वर्ग लाठा होते हैं ये बताइए। ये सब नापने के तरीके हैं, नापने के स्केल हैं। अब इसमें दोनों ही दे रखा है, 8.3 और 10 दिया है, 8.5 और 10 है, 8.3 और 1 है, और 8.5 और 1 है। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक लाठा में 8 फीट 3 इंच होता है, ये आपने पढ़ा होगा। और 20 कंचवांसी जो होता है उसमें एक वर्ग लाठा या एक लाठा स्क्वायर आता है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका जो सी वाला विकल्प है वो ज़्यादा सही होता है। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1 एकड़ में कितने मरला होते हैं। एकड़ को आपने हेक्टेयर और वर्ग मीटर में तो बदला होगा, लेकिन यहाँ मरला दिया है। अब इसमें बताइए। देखिए 17वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1 एकड़ में 160 मरला होता है। डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 18 को देखिए। एक पक्का बीघा, देखिए बीघा 2 तरह के होते हैं, कच्चा पक्का, तो यहाँ पक्के की बात हो रही है। पक्के बीघे में कितने कनाल होते हैं और एक कनाल में कितने मरला होते हैं, ये सब पैमाइश के मात्रक हैं। तो इसमें दिया हुआ है कितने कनाल होते हैं बताइए, और कनाल में कितने मरला होते हैं। विकल्प देख लीजिए, पेयर में दे रखा है। देखिए प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब है वो इसमें होना चाहिए सी वाला, क्योंकि एक पक्का बीघा जो है वो 5 कनाल के बराबर होता है, और एक कनाल जो है, यहाँ आप इसे पहले निशान लगा लीजिए। देखिए सी वाला इसका सही है, मतलब एक पक्का बीघा जो होता है वो 5 कनाल के बराबर होता है। या एक पक्के बीघे में अगर मरला देखें तो कितना होता है, 100 मरला होता है, अगर उसको कन्वर्ट करना हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखिए। रीजर मतलब 3 फरो, इसमें नाली बनाने के काम के लिए उपयोगी होता है। मतलब इस तरह से किस खेत में या किस फसल के खेत में नाली बनाने का काम होता है। ये धान के खेत होते हैं, गेहूं के खेत होते हैं, गन्ने के होते हैं, मक्के के होते हैं, किसके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं आप, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रीजर जो है ये गन्ने के खेत में नाली बनाने के काम में उपयोगी सिद्ध होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, गन्ने के खेत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। गन्ने को पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, उसका ड्रेनेज बढ़िया होना चाहिए। 20वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि मल्टी क्रॉप ट्रेशर मतलब थ्रेशर जो है, ये थ्रेशर मशीन ड्राइव एंड बाई किसके द्वारा, मतलब कितने हार्स पावर के द्वारा इसको ड्राइव किया जाता है। देखिए इंजन की जो पावर है उसको वाट में भी दर्शाते हैं और हॉर्स पावर में भी दर्शाते हैं। अगर ज़्यादा होता है, मतलब बड़ा पावर नापना होता है, तो हॉर्स पावर में। जैसे इंजन जितने भी हैं, जैसे टुल्लू पंप आप एक कॉमन इंजन ले लीजिए, तो उसमें भी वाट में लिखा रहेगा, लेकिन उसको मेनली हॉर्स पावर में ही पूछा जाएगा। तो इसमें वही पूछा गया है कि अश्वशक्ति द्वारा संचालित जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर होता है, उस मशीन का इस्तेमाल, अब कितने अश्वशक्ति की मशीन है वही आपको बताना है, कि उसका इस्तेमाल किया जाता है ज्वार, मक्का, धान और सूरजमुखी, गेहूं, इन सब की मड़ाई के लिए।
मतलब इन फसलों को की मड़ाई अगर आपको करनी है तो कितने हार्स पावर की मशीन आपको चाहिए होगी, इसमें बता लीजिए। देखिए रेंज दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स हार्स पावर हो कि उतना ही आप लेंगे, एक रेंज दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। 25 से 30 हार्स पावर बहुत है, इसको आप वाट में कन्वर्ट करके देखिएगा, अच्छी खासी पावर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 25 से 30 की रेंज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ड्रम सीडर की सहायता से बुआई के लिए लगभग कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर के बीज की आवश्यकता होती है। देखिए जो आजकल आधुनिक बुआई की पद्धतियां आ गई हैं उसमें बीज कम लगता है, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा उपजाऊपन हो सकता है, तो वही चीज़ है ड्रम सीडर। अब इसमें देखकर बताएं आप। तो क्वेश्चन नंबर 21 और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसकी सहायता से अगर आपको बुआई करनी हो तो 35 किलोग्राम बीज चाहिए होगा 1 हेक्टेयर जमीन में रोपने के लिए, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। नाइट्रोजन सभी जीवित ऊतकों अर्थात जड़, तना, पत्ती और जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब पौधे के सारे अंग, उनकी वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और नाइट्रोजन मेनली मिलता कहाँ से है, तो ये जो आकाशीय बिजली होती है, मतलब आकाश में विद्युत चमकती है, तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ टेम्परेचर और प्रेशर की क्रिएट होती हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने लगता है और कॉम्बिनेशन बनकर वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाता है, जो कि पानी के साथ नीचे, वर्षा के जल के साथ नीचे पहुंचते हैं और अंदर जो बैक्टीरिया इत्यादि हैं वो इसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये चीज़ है। फिलहाल इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन सभी जीवित ऊतकों अर्थात जड़, तना, पत्ती की वृद्धि में सहायक होता है। और इस प्रश्न में थोड़ी सी समस्या है, ये प्रश्न पूछा नहीं है बल्कि जवाब दे दिया है, क्योंकि जब नाइट्रोजन यहाँ आंसर ही है तो उसके बाद हम चुनेंगे किसको। हाँ, इसका जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसमें नाइट्रोजन को लुप्त किया है, तो यहाँ पे आप N2 को भर सकते हैं, जो कि इसमें विकल्प में कहीं नहीं है, तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन हिंदी वाला फॉर्मेट इसका सही नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन दोनों की आवश्यकता भी पौधों को होती है, ठीक, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना कि नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की जब कमी मिट्टी में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पौधे हैं वो मांसभक्षी या कीटभक्षी हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी। इस प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ त्रुटि है। फिलहाल 23वें प्रश्न को देखते हैं, या नाइट्रोजन को आप याद रखेंगे। 23वें प्रश्न में कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग स्टेप टेकन टू इंश्योर दैट द इरिगेशन वाटर इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय फ्लोइंग। मतलब जो इरिगेट करते हैं आप, इरिगेशन करते हैं, तो उसमें जो पानी है वो इंश्योर रहे कि कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, फालतू बह नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो खेत में अगर आप सिंचाई कर रहे हैं और पानी व्यर्थ बहता जा रहा है तो ये नुकसानदेह बात है, मतलब पानी बर्बाद होगा, प्लस जो मृदा है उसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी, मिट्टी की जो परत है वो धुलती जाएगी, जो वहाँ पे सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप देखें खेतों को समतल बनाना चाहिए कि जो पानी है वो न बहे, या फिर विभिन्न प्रकार की भूमि में ढलान का परसेंटेज आपको फिक्स करना होगा कि यहाँ पे इतना ढाल रहेगा, यहाँ इतना ढाल रहेगा, ऐसे। और उदाहरण के लिए दोमट मिट्टी में 2 से 4% तक की ढलान होनी आवश्यक है। मतलब कौन सी मिट्टी किस प्रवृत्ति की है, उसमें पानी रुकने वाला है कि पानी निकलने वाला है, तो इस आधार पे हम तय करेंगे कि उसमें स्लोप कितना होना चाहिए कि पानी रुके या निकल जाए। तो अब इसमें आप बताएं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, ध्यान दीजिए। इसमें जो सही है उसकी तलाश नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए खेत को समतल रखना चाहिए। इसमें जो कहा गया है, माफ़ कीजिए, इसमें ये जो दोनों है ना, ये ऊपर वाले, क्योंकि हमें गलत चुनना है, तो ये दोनों आपके जो यहाँ वाक्य दे रखे हैं ये सही है। लेकिन जो तीसरे वाले में कहा है खेत को अगर आप समतल रखेंगे तो इसमें ढलान किधर भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ढालू खेत है तो एक तरफ खास झुका हुआ है, पानी उधर से निकल गया, लेकिन अगर समतल खेत है तो पानी बराबर फैलेगा चारों ओर और बहने की गुंजाइश कम होगी, ठीक। तो ये सही है। और भूमि का ढलान जो है उसका परसेंटेज सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो परसेंटेज दिया हुआ है ना दोमट मिट्टी के लिए, वो सही नहीं है। दोमट मिट्टी के लिए ढलान का परसेंटेज 0.2 से 0.4 के बीच में होना चाहिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो केवल तीसरा वाला इसका गलत है और इसीलिए हम सी वाले विकल्प को चुनते हैं। इसके बाद 24वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे आप। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों पर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है। मतलब नाइट्रोजन अगर कम हो जाए मिट्टी में तो पौधे कैसे हो जाएंगे, पौधे बौने हो जाएंगे, ड्वार्फ वैरायटी के पैदा होंगे, या जो उनकी पुरानी पत्तियां हैं वो पहले ही पीली हो जाएंगी और बाद में सूखने लगेंगी। तो पुरानी पत्ती से तात्पर्य यहाँ पे बेकार पत्ती से नहीं है, जो बड़ी और स्थायी पत्तियां होती हैं जो कि पौधे के साथ लंबे समय तक रहती हैं, वो पीली पड़ने लगेंगी और ये खतरनाक होता है, ठीक। जब किसी भी वृक्ष में नई पत्तियां लगती हैं पतझड़ के बाद, तो उसमें से कुछ जो है वो झड़ जाती हैं उसी समय, ऐसा नहीं कि सब टिकती हैं, लेकिन जो टिकती हैं उसमें से कुछ बहुत ही ओल्ड रहती हैं, मतलब पुरानी रहती हैं, तो वो पेड़ के साथ हमेशा रहती हैं ताकि उतने से पेड़ जिंदा रहे। लेकिन यहाँ क्या होता है, पत्ती पहले ही पीली होकर गिर जाती है और पौधों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब बताइए कि नाइट्रोजन की कमी से इसमें से होने वाला जो प्रभाव है वो दे दिया है, गलत कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा प्रभाव है जो कि नहीं दिखाई देता है। तो 24 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है जो कि नहीं होता हो, सब होते हैं। नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए ना तो ये सारी समस्याएं पौधे के साथ होती हैं, विकास अवरुद्ध हो जाएगा और पौधा मरने लगेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 को आप देखें। कहा गया कि किसकी फसल की बेहतर उपज के लिए 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, मतलब ऐसी कौन सी फसल है।
और पहली सिंचाई दिन में किस समय पर करनी चाहिए, मतलब कितनी मात्रा में करनी चाहिए, ये आपको बताना है। जैसे दिन के हिसाब से यहाँ मात्रा तय की जाती है, तो मतलब कितने दिन के समय अंतराल पर करनी चाहिए। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो फसल यहाँ दे दिया है, क्योंकि जो इसका अंग्रेजी वाला ऑप्शन है उसमें बरली दे रखा है। देखिए ये बरली ही होगा, ठीक। जौ जो है इसमें बेहतर उपज अगर आपको प्राप्त करनी है तो 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बाजरे में ये बात नहीं है, अगर उसको काली मिट्टी मिल जाती है या उस ढंग की मृदा मिल जाए कि एक बार सिंचाई कर दिया तो फिर वेपराइजेशन नहीं हो रहा है और पानी वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो बनी हुई है, तो उससे वो अपना पनप लेगा। लेकिन जौ की फसल शुष्क तो होती है पर इसको थोड़ा पानी चाहिए होता है, तो 2 से 3 बार अगर आप सींच देते हैं तो दाने अच्छे होंगे। और पहली सिंचाई 30 से 35 दिन के समय पर करनी चाहिए, मतलब अंतराल इतना रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। फसलों को पाले से बचाने के लिए 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को कितने लीटर पानी में घोलकर छिड़कना चाहिए। देखिए ये काम लेखपाल का तो नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण विकास से संबंधित हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए 26 का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी वाला, क्योंकि फसल को अगर आपको पाले से बचाना है, मतलब फ्रॉस्ट से प्रिवेंट करना है, तो 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड आप ले आएंगे और उसको 1000 लीटर के पानी में, मतलब 1000 लीटर पानी में डाइल्यूट करेंगे और उसके बाद तब पौधों पर छिड़केंगे, ठीक। इससे वो पाले से बचे रहेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत तेज होता है। अगर 1000 लीटर पानी आपका नहीं है तो वो पता लगेगा पौधों को जला देगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, 1000 हो जाएगा सी वाला। इसके बाद 27 को देखते हैं। सामान्यतः धान की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से मानी जाती है। धान मूल रूप से कहाँ का बाशिंदा है। ये साउथ ईस्ट एशिया का है, साउथ वेस्ट एशिया का है, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया का है या नॉर्थ वेस्ट एशिया का है। एशिया ही घुमाया है चारों में। और 27 में आप जानते हैं कि ये दक्षिण पूर्व एशिया की पैदाइश है, धान यहीं की खेती है, इसे हमने देखा, ए वाले को चुन लिया। इसके बाद 28 को देखते हैं। कहा गया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और 2011 का जो सेंसस था उसके डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, स्लम आबादी जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये मेरठ जिले में पड़ता है, मतलब मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है। और ये स्लम जनसंख्या वाला जो जिला है ये भी मेरठ ही है। मेरठ जो है ये जनगणना 2011 का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्लम एरिया या स्लम पॉपुलेशन को धारण करता है। तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प जो है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि कुछ नहीं दिया है, मेरठ यहाँ दिया ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि ये क्या चीज़ है, मतलब नदी है कि नलकूप है, कि उत्तर प्रदेश में ये सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इरिगेशन का जो मेन सोर्स है वो किसको माना गया है, बड़े पैमाने पर किससे होती है। और माही सुगंधा ये एक फसल की वैरायटी है, तो कौन सी फसल की किस्म है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। देखिए नलकूप से सिंचाई अपने प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। नलकूप से जो सरकारी नलकूप है वो तो है ही है, उसके अलावा ऐसे भी लोग अपना प्राइवेट पंपिंग सेट लगवाकर सिंचाई का काम किया करते हैं, तो ये बड़े पैमाने पर होती है। और माही सुगंधा, ये सुगंधा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सुगंध किस में चाहिए, चावल में चाहिए, गेहूँ में तो चाहिए नहीं, तो ये धान की प्रजाति है, ठीक है। तो इसमें चावल वाला और नलकूप वाला जो ऑप्शन है यानी बी वाला वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो कौन सा है। तो पैडी वीट मेज का है, मेज पैडी वीट का है, या फिर पैडी मेज वीट का है, ऐसे ही पेयर बनाया हुआ है। आप देखिए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सी हो जाएगा। धान मक्का गेहूँ वाला जो फसल चक्र है वो परफेक्ट है, तो सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। इसमें कहा गया कि सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा लगभग कितने % होती है। सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, आप जानते हैं। अब इसमें तेल कितना निकल सकता है, तो 20 से 22% होता है। तेल ज़्यादा नहीं होता लेकिन तब भी अच्छा खासा परसेंट है, आप देख रहे हैं। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। 20 से 22% इसमें तेल होता है सोयाबीन में, ठीक। 20 से 22% जो है वो तेल होता है। ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 32 को देखिए। यह एक ऐसा दस्तावेज है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि वो पहचानिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम गांव की चौहद्दी और प्रत्येक खेत की चौहद्दी मतलब उसके चारों ओर का नाप जोख जान सकते हैं। और इस दस्तावेज का नाम बताइए। इसको खसरा कहा जाता है, शजरा कहा जाता है, खेवट कहा जाता है, अच्छे अच्छे नाम है, आपने सुने भी होंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। 32 का डी हो जाएगा, इसमें से तो कुछ नहीं। असल में जो चौहद्दी दर्ज होती है ना, यहाँ देखिए आप अंदाज़ा भी लगा सकते थे। कहा गया है कि हम खेत की चौहद्दी जान सकते हैं, ये नहीं जान सकते हैं कि खेत किसके नाम पे है और कितना है, मात्रा में कितना है, इससे नहीं मतलब है। उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, किस आकार का है, कहाँ तक फैला है, तो वो सब चीज़ जब हमें जाननी है तो हमें चौहद्दी जानने के लिए नक्शा उठाना पड़ेगा। और यही खेत ही नहीं, कहीं का भी अगर आप चौहद्दी जानना चाहते हैं, जैसे आपको भारतवर्ष की चौहद्दी जाननी है। चौहद्दी जानने का मतलब क्या कि उत्तर में कौन सी चीज़ है, दक्षिण में कौन सी चीज़ है, या पूरब में कौन सी चीज़ है, पश्चिम में कौन सी है, देश किस आकृति का है, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको नक्शा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नक्शा होना चाहिए था, मानचित्र, जो कि नहीं दिया है।
तो डी वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद 33 को देखते हैं। वर्ष 2021 में एक दस्तावेज के आरसी प्रपत्र 4 में संशोधन करके उस दस्तावेज का कंप्यूटराइजेशन किए जाने की प्रक्रिया को डिसाइड किया गया। तो ये दस्तावेज है क्या? मतलब आरसी प्रपत्र 4 का संशोधन उसमें किया गया है। अभी नया रिकॉर्ड है, नया डाटा है, तो इससे प्रश्न पूछा गया है। इसे खतौनी कहा जाता है, खसरा कहा जाता है, ये किसान बही है कि शजरा है? तो खसरा जो है ना, उसमें आरसी प्रपत्र, खसरा का जो आरसी प्रपत्र 4 है उसमें संशोधन करके खसरे को अब कंप्यूटराइज किए जाने की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित किया गया है। सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो ये भी रहेगा और इसीलिए इसमें चुनेंगे हम खसरा को। इसके बाद 34 को देखिए, पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ था? ये मेडिवल टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था ये आपको बताना है। और उसके बाद ये बताना है कि एक कृषि से संबंधित ये कानूनी दस्तावेज होता है, तो ये दस्तावेज है कौन सा? अब इसमें आप देखें, देखिए 34 का सी वाला हो जाएगा शेरशाह सूरी, ठीक, शेरशाह सूरी और खसरा। यहाँ आपको बताया ना कि ये मेडिवल टाइम पीरियड में हुआ था, तो उससे आप आराम से गेस कर सकते हैं। ये जो जफर का समय है, मतलब बहादुर शाह जफर का समय है, ये तो एकदम से मॉडर्न एज में आ जाएगा, 1857 के आसपास, मतलब अंग्रेज आ चुके थे, तो उसको तो हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। तो इसमें से ये बहादुर शाह जफर वाला तो होगा नहीं, तो शेरशाह सूरी और खसरा। खसरा जो है ये कानूनी दस्तावेज होता है, तो सी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद 35 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको कि यूज़ करके एक व्यक्ति या उसकी पूरी फैमिली, मतलब पूरे परिवार में जितनी भी ज़मीन उनके नाम से है उसकी पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। ये लिस्टिंग का काम किस दस्तावेज के द्वारा होता है? ये दाखिल खारिज होता है, खेवट होता है, या दिनचर्या बही होती है, या इसमें से कुछ नहीं होता है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि सही बैठे। असल में जो लिस्ट लैंड्स की तैयार की जाती है, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लैंड ऑफ एनी वन पर्सन और फैमिली इज मेड यूजिंग खसरा ऑफ द विलेज, जो गांव का खसरा होता है उसके माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। और उसके बाद जब एक विशेष परिवार या एक व्यक्ति विशेष के लिए उसको तैयार कर लिया जाता है, तो वो उसका जो छोटा रिकॉर्ड होता है उसको खतौनी कहते हैं, ठीक। तो ये पूरा सिस्टम है। और दाखिल खारिज तो वो उस स्थिति में होता है ना, जब एक जो ज़मीन का मालिक है उसकी डेथ हो गई, तो उसके जो पुत्र हैं उनके नाम उसमें डलवाए जाते हैं, चढ़वाए जाते हैं। तो पहले जिसका नाम था उसको खारिज किया जाता है और उसके उत्तराधिकारी के तौर पे वारिस दर्ज करवाना उसको कहा जाता है। तो उसके जो पुत्र हैं या जो भी उसका मतलब उसकी वसीयत का हकदार है उसके नाम वहाँ पे दर्ज किए जाते हैं। तो ये होता है दाखिल खारिज। इसका डी वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद 36 को देखते हैं। भूमि अभिलेख नियमावली निम्नलिखित में से किस एक पैरा के हिसाब से यहाँ ये कहा गया है कि लेखपाल अपने जो निर्धारित कार्य क्षेत्र है उनके लिए एक डायरी रखता है। ये पैरा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। और इसे दिनचर्या बही कहा जाता है। देखिए आपने ऊपर अभी देखा ना दिनचर्या बही, तो ये दिनचर्या बही होती क्या है? ये लेखपाल का अपना दस्तावेज होता है, रिकॉर्ड होता है। अब बताइए कि ये पैरा नंबर कौन सा है? तो 36 का ए हो जाएगा। देखिए भूमि अभिलेख नियमावली का जो पैरा नंबर 47 है उसके हिसाब से लेखपाल अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र यानी जिसे हल्का कहा जाता है उसके लिए एक डायरी रखता है और इसको दिनचर्या बही कहा जाता है। तो ये पूरा काम है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए होना चाहिए। इसके बाद 37 को देखिए आप। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कृषि भूमि का कौन सा मुख्य दस्तावेज लेखपाल तैयार नहीं करता है? तो इसमें दिनचर्या बही है, खतौनी बही है, मतलब खतौनी है असल में, और किसान बही है, इसमें से कुछ नहीं है। तो दिनचर्या बही को तो आपने देखा कि वो लेखपाल ही उसको करता था। बाकी खतौनी और किसान बही देखिए। तो 37 में इसमें तो तीनों ही लेखपाल के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो हम डी वाले को ही चुन लेते हैं। असल में जो मुख्य दस्तावेज लेखपाल तैयार करता है इसकी जानकारी आपको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो नक्शा वो तैयार करता है, खसरा तैयार करता है, सीमा दर्शाने वाले जो सिंबल्स होते हैं उनको तैयार करता है, खतौनी तैयार करना उसका काम होता है। इसके अलावा जो आज्ञा पुस्तक होती है उसको भी तैयार करता है, किसान बही को भी तैयार करता है, खेवट को भी तैयार करता है। तो ये सारे काम मतलब सबको तैयार करवाने का असल में मतलब उसी के अधिकार क्षेत्र में ये सब होता है। तो ये सब काम लेखपाल करवाता है और इसीलिए गाँव लेवल पर लोग लेखपाल को खिला पिलाकर अपना ज़मीन को जो है वो अपने हिसाब से करवा लेते हैं। तो यहाँ लेखपाल जो रिपोर्ट एक बार लगा देता है ना उसी को तहसीलदार मान लेते हैं, उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है, मतलब वो सरकार के रिकॉर्ड में चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा झोल भी होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। यहाँ आप देखिए कि क्या भू राजस्व अधिनियम की धारा 32 में अधिकार अभिलेख का उल्लेख किया गया है और साथ में ये पूछा गया है कि भू राजस्व अधिनियम जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी धारा में अभिलेख अधिकारी के द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है, उस धारा की संख्या आपको बतानी। तो प्रश्न दे रखा है, 2 प्रश्न इसमें हैं एक साथ चिपके हुए, उत्तर देखिए इसमें से। तो 38 में देखिए करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए। अधिकार अभिलेख होता क्या है? सी वाले को पहले चुन लेते हैं। ये हाँ और सेक्शन नंबर 53 है। देखिए अधिकार अभिलेख एक ऐसा रजिस्टर होता है ना जिसमें कि भू राजस्व अधिनियम धारा 32 में इसका वर्णन किया गया है। मतलब जो भू राजस्व एक्ट आया था तो उसमें जो कई सारे सेक्शन उसके थे, धाराएं थी, तो धारा नंबर 32 जो थी उसमें इसका वर्णन किया गया था। और भू राजस्व अधिनियम की धारा 53 जो है उसके अंतर्गत अभिलेख अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये सारा जो डाटा है उसे आपको जानना है।
एक बार जो भू राजस्व अधिनियम है ना उसको देख लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले एक बार उस पर हल्की निगाह डाल लीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा आप कानून का अध्ययन करने लगे, सरसरी दृष्टि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौमिक संपत्ति धारा कौन सी के तहत, मतलब कौन सी धारा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, उसमें वर्णित वारिसों के पास जाती है। अब इसमें बताइए, जोतदार जो है वही मर गया, मतलब जो भूमि का मालिक है जो कि जुताई का काम करवाता था, यानी उस पर अपना कृषि कार्य करता था, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद कौन सी धारा ऐसी है जिसमें कि वर्णित जो भौमिक संपत्ति होती है वो उसके विरासत में आगे बढ़ती। तो इसमें धारा नंबर आपको बताना है, रेंज बतानी है, और 39 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये 171 से लेकर 175 तक पूरा इसका वर्णन है, अच्छा खासा वर्णन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। राजस्व विभाग के द्वारा संचालित आम आदमी बीमा योजना में बीमा का प्रीमियम 200 रुपये है। इसमें से कितने रुपए राज्य सरकार और कितने रुपए केंद्र सरकार वहन करती है, खर्चा बताइए। राज्य का कितना प्रतिशत होता है, यानी यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, प्रतिशत नहीं, और केंद्र का कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये का होता है, 50-50 का रेशियो होता है, ठीक। 200 रुपये का पूरा प्रीमियम है, तो उसमें 100 रुपये राज्य सरकार, 100 रुपये केंद्र सरकार, ये हमने देखा। तो डी वाले ऑप्शन को चुना। 41 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये 1901 वाला है। तो इसकी निम्नलिखित में से कौन सी धारा ऐसी है, इसकी कौन सी धारा में ऐसा उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा निर्धारित या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए प्रत्येक हलके में एक लेखपाल की नियुक्ति करेगी। लेखपाल का अधिकार क्षेत्र वो हलका कहा जाता है। तो बताइए ये धारा नंबर यानी सेक्शन नंबर कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ये सेक्शन नंबर 23 है, और आपको याद रखना है ये भू राजस्व अधिनियम 1901 की जो धारा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक। तो धारा नंबर 23 और इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। यहाँ आपको जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या रॉन्ग स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि मल्टी क्रॉपिंग प्रोग्राम वाज टेकन अप ड्यूरिंग द ईयर 1967 टू 1968। सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपसे कहता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन ईयर 1975। और तीसरे वाले में कहा गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम ये जो 4th 5 ईयर प्लान था उसके दौरान स्टार्ट किया गया था, ये यहाँ पर बताया। तो नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन भी है। अब इसमें आपको आराम से चुनना है, गलत विकल्प का चयन करिएगा। नॉन ऑफ दीज को अगर चुनेंगे तो तीनों सही हो जाएंगे। और 42 जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। देखिए इसमें एक तो गलत है कम से कम, और वो सी वाला है। 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्लान जो था या प्रोग्राम था, इसकी स्टार्टिंग कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये 5वीं थी, ठीक है। इसका अगर आप समय भी जानते हैं तो आराम से आप मैच करके देख लेंगे कि कौन सा ये 5 ईयर प्लान था। तो ये 1975 का है, और 1975 का जो समय था उस समय जो 5th 5 ईयर प्लान है वो शुरू हो चुका था। 1974 से लेकर 1979 तक वो चलता है, ठीक। तो सी वाले को चुना। इसके बाद 43 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी व्यापक फसल बीमा योजना, इसको कब स्टार्ट किया गया था, और ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट। मतलब ये जो पंचवर्षीय योजना है कौन सी है जिसके दौरान ये फसल बीमा योजना जो है, व्यापक फसल बीमा योजना, इसको शुरू किया गया। व्यापक फसल बीमा का तात्पर्य ये होता है ना कि बहुत सारी फसल उसकी रेंज में आएगी, उसका दायरा बड़ा है। अब इसमें आप देखकर बताएं इसका समय, और उस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसका नाम आपको बताना है। तो 43 जो है इसका बी होना चाहिए। देखिए 1985 का ये समय था, और 1985 का जो समय है उस समय अभी स्टार्ट हुई थी, मतलब हाल ही में 7वीं पंचवर्षीय योजना, और वो 85 से लेकर 90 तक चलती है, 5 साल तक। तो ये है पूरा, और इसका करेक्ट आंसर इसीलिए बी वाला होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द महिला समृद्धि योजना वाज स्टार्टेड। महिला समृद्धि योजना को कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, यहाँ देखिए कौन सा 5 ईयर प्लान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर सी होना चाहिए। देखिए महिला समृद्धि योजना है 1993 की, और जो 8वां 5 ईयर प्लान था यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से शुरू हुई थी, और वो चलती है 97 तक। तो बीच में ही आता है ना 93 यानी 1993। तो इस हिसाब से इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहा गया कि कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत ग्रामीण कारीगरों और बुनकर आदि को कितने रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। ये पैसा आपको यहाँ बताना है, मतलब कितना कर्जा दिया जाता है। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो कृषि और ग्रामीण राहत योजना ये 1990 की है, 1990 की है, समय भी पूछा जा सकता है। और ये जो योजना है इसमें 10,000 तक का बैंक लोन अवेलेबल कराया जाता है, और जो ग्रामीण कारीगर और बुनकर है वो इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, 10,000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इसकी लोकेशन कहाँ पे है आपको ये बताना है। और भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, ये भी आपको बताना है। तो जिलों के नाम चुनिए इसमें से।
अब 46 जो है इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, सोयाबीन का उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के ही ये जिले हो सकते हैं, तो इसमें से इंदौर है। और चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है, तो बी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इसमें से नई दिल्ली में कौन सा स्थित नहीं है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखिए एक तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, दोनों में फ़र्क है। और उसके साथ दिया हुआ है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, अब इसमें देख कर बताइए, जो नई दिल्ली में है उनको छाँट कर पहले अलग कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। पूछा गया है कि नॉट लोकेटेड, अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नॉट लोकेटेड है, सभी तो लोकेट कर रहे हैं दिल्ली में ही, तीनों ही दिल्ली में स्थित है, उनकी लोकेशन अगर देखी जाए तो तीनों दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली यहाँ पे रहेगा। 48 को देख लेते हैं। 48 का मतलब ये है कि यहाँ पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये इसके अंतर्गत कितने परसेंट या अधिक विकलांगता वाले जो बीपीएल विकलांग है, मतलब बीपीएल कार्ड धारक विकलांग हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। कितने परसेंट उनका जो डिसेबिलिटी है वो होना चाहिए? 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, या 70% विकलांग होने चाहिए? तो 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा 40%। 40% विकलांगता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। नया सवेरा नगर विकास योजना, इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है? ब्याज का यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। देखिए इसमें जो ऋण है वो किसी भी ब्याज के परसेंटेज पर नहीं बल्कि ब्याज रहित दिया जाता है, तो इसीलिए हम इसमें डी वाले को चुन रहे हैं। मतलब इसमें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ आंकड़े भी दे दिया है, लेकिन नया सवेरा नगर विकास योजना ये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है। अच्छी बात है, तो डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। और हाँ, इसे शुरू किया गया था 2012 में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां। इसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम वाज लॉन्च। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये कब लॉन्च हुई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? यहाँ सिर्फ आपको उसका नंबर चुनना है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। और 50वां जो है इसका सी होना चाहिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है, इसका सी वाला पहले चुन लीजिए। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका समय है सन 2002 से लेकर 2007 तक, 5 साल का। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और इसकी जो सीरीज़ है वो जारी रहेगी। ये मॉक टेस्ट यहाँ पर पूरा होता है। तब तक के लिए नमस्कार।